हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और आ गए हैं नई क्लास के साथ और ये हमारी क्लास का पार्ट 2 है। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इस समय हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक भी या फिर इसके प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम अपने पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले 2 लाइन पढ़ लें हम कि यदि सपने को पूरा करना है तो हमको 12th सही से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, हमें 12th को सही से पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले बता दूं मैं आपको कि हम हिंदी पद्य काव्य साहित्य का इतिहास को पढ़ रहे हैं और हम हर एक पार्ट में 25-25 प्रश्नों का सीरीज करते हैं। यदि आप इस प्रश्न को पढ़ लिए हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और यदि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसे पढ़ें और नोट्स भी बना लें और इसे दिन प्रतिदिन याद करते रहें। चलिए, अच्छे से पढ़ो और सबसे आगे बढ़ो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बताइए, चिदम्बरा जो एक रचना है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न 2016, 20 और 2021 में पूछा भी गया था। इस बार भी आने के चांस हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन होगा? तो हम आपको बता दें, इसमें से जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये राइट आंसर हो जाएंगे। इन्हें ही क्या मिला था? ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था चिदम्बरा कविता पर। ठीक है, एक ये इनकी रचना है चिदम्बरा, इसी पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि साकेत जो है एक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? पूछ रहा है साकेत कृति के रचनाकार कौन है। तो इसमें से कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त होंगे, या महादेवी वर्मा, या आज्ञेय, या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बता दें, इसमें से जो राइट आंसर होंगे वो होंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। छायावादी काव्य की बृहद्रयी में है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? महादेवी वर्मा होंगी, या मैथिली शरण गुप्त, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या राम कुमार वर्मा। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इसमें से हो जाएंगे राइट आंसर वो सूर्यकांत निराला जी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। ये देखिए 29 प्रश्न आ गया है हमारा। उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक किस काल की रचना है? ये 2016 में पूछा गया था और भी पूछा गया है। ये 2022 में भी पूछा ही गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है? उद्धव शतक ये आधुनिक काल की रचना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। दीपशिखा का रचयिता कौन है? जो दीपशिखा एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाते हैं महादेवी वर्मा जी। ये महादेवी वर्मा जो है दीपशिखा की रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बीसल देव रासो रचना है। बीसल देव रासो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है नरपति नाल की। ठीक है, नरपति नाल की बीसल देव रासो इन्हीं की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे हम ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार जो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हो जाएंगे। ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है इसमें से? तो बताइए, उर्वशी है, या पल्लव है, या परिमल है, या कामायनी। तो हम आपको बता दें, इसमें से जो पल्लव है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तार सप्तक के संपादक हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर ही लीजिएगा। ठीक है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसमें से हो जाएंगे राइट आंसर आपके आज्ञेय जी। इनका नाम पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञेय।
चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि शोक गीत है। शोक गीत इसमें से कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो है ये से एक शोक गीत है। तो फ्रेंड्स अभी भी हमें रुकना नहीं है, बस पढ़ते ही चलना है। ठीक है, अभी रुकना नहीं है, बस पढ़ते चलना है। अगला प्रश्न देखिए कि 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि महादेवी की रचना है। इसमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा नीरजा। नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 37 प्रश्न क्या कहता है कि परमाल रासो जो है ये किस काल की रचना है? बताइए, आदिकाल की है या भक्ति काल की या रीति काल की या आधुनिक काल की? हम आपको बता दें ये जो रचना है ये एक आदिकाल की है। ठीक है, परमाल रासो जो है ये एक आदिकाल की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है। ठीक है, बताइए मैथिली शरण गुप्त जो है ये किस युग से संबंधित रखते थे? तो ये जो थे ये द्विवेदी युग से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट थोड़ा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए हाँ अब चलिए देखिए क्या कह रहा है कि छायावाद की विशेषताएं हैं। छायावाद की विशेषताएं क्या है इसमें से? तो छायावाद की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? श्रृंगारिक भावना होती हैं। ठीक है, छायावाद की विशेषता जो है वो श्रृंगारिक भावना होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। ठीक है, इसमें केशव लिखा है, इनका जो है केशवदास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें से बताइए कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? बताइए बताइए इसमें से कौन सा है? आप हमें कमेंट करके बताएं जल्दी। चलिए देखिए, पृथ्वीराज रासो और इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं टिक के देता हूँ, ये पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक जो है एक रचना है, इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो हम आपको बता दें इसका प्रकाशन जो हुआ था 1943 से हुआ था। ठीक है, 1943 से 43 का स्टार्टिंग का ता आता है और तार सप्तक में भी ता आता है। तो इससे आप एक फैक्ट है ये, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जो है ये कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, ये वैदेही वनवास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ख जो है मतलब कि जो सेकंड नंबर पे है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि छायावादी युग के कवि हैं। इसमें से जो ये कवि हैं इसमें से छायावादी कवि कौन है? तो हम आपको बता दें इसमें से जो नागेंद्र शर्मा है ये छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा आ गया है, रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ये रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो ये हम आपको बता दें इसमें से जो ये 7 है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में 7 खंड होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। जो रीति काल है उसके रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे भूषण जी। ये भूषण जी जो है ये रीति काल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार थे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ये सेकंड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया है कि आधुनिक युग की मीरा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आधुनिक युग की मीरा है। इसमें से बताइए आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा है
या सुभद्रा कुमारी चौहान है या सुमित्रा कुमारी जिन्ना है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हो जाएंगे वो मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। मुक्तिबोध जी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, और ये हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, छायावाद युगीन रचना है, छायावाद युग का कौन सा रचना है? ये सन 2019 और 22 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा कामायनी। ये जो है छायावादहीन एक रचना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें हमने 25 प्रश्न किए हैं, 25 प्रश्नों का हमारा सीरीज चल रहा है। तो हम अगली वीडियो में भी आपको 25 प्रश्न लाएंगे, तो परीक्षा के दृष्टि से वो महत्वपूर्ण ही होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल पर बने रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। हमारा चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और जिससे आप पढ़ाई को निरंतर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको एक से एक कंटेंट प्राप्त कराएंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।